पेटनी नाम सुनते ही बंगाल के गांव के लोग कांप उठते हैं। क्या है पेटनी? ये कोई आम भूत नहीं। पेटनी होती है एक औरत की आत्मा, लेकिन हर औरत की नहीं, सिर्फ उनकी जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी हो। खासकर वो विधवाएं जिनकी मौत दर्दनाक तरीके से हुई हो। पेटनी बहुत खूबसूरत होती है, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें। लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पीछे छिपी होती है एक भूख। वो चाहती है एक पति, एक ऐसा आदमी जो उसे अपनाए, और इस चाहत में वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसे पहचानने का एक ही तरीका है, उसके पैर। पेटनी के पैर कभी जमीन पर नहीं होते, वो जमीन से 2-4 इंच ऊपर तैरती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी रात में सुनसान जगह पर कोई अकेली औरत सफेद साड़ी में मिले तो पहले उसके पैर देखना। मैंने ये बातें सुनी थी, हाँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी अनिकेत के साथ, और आज की कहानी का नाम है पेटनी। मेरा नाम विकास है। 3 साल पहले मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मयूरपुर में रहता था, और जो मैंने उस रात देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। चलिए आपको ले चलता हूँ उस रात में जब मेरी मुलाकात हुई पेटनी से। 3 साल पहले की बात है। 14 अक्टूबर का दिन था, दशहरे के आसपास का समय। शाम से ही मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी, और ठंडक ऐसी कि बिना स्वेटर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। मैं उस वक्त स्कूल के क्वार्टर में अकेला रहता था। स्कूल गांव से थोड़ा हटकर था, क्वार्टर गांव के बिल्कुल छोर पर। एक तरफ स्कूल की इमारत, दूसरी तरफ खुला मैदान, और उसके बाद शुरू हो जाता था घना जंगल। बंगाल का यह इलाका घने जंगलों के लिए जाना जाता था। जंगल इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। रात के करीब 8 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश की चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। पेड़ झुक रहे थे। बिजली के तेज चमक से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। तभी अचानक मेरे कमरे की बत्ती चली गई। पूरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टेबल पर रखी टॉर्च उठाई, बटन दबाया, रोशनी हुई। मैंने सोचा शायद फ्यूज उड़ गया, बाहर जाकर देखूंगा। मैंने रेनकोट पहना, टॉर्च हाथ में ली और बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि रेनकोट पहनने के बावजूद 5 मिनट में मैं भीग गया। पानी में कीचड़, पैर फिसल रहे थे। मैंने मीटर देखा, फ्यूज नहीं उड़ा था, सब ठीक था। लाइन से बिजली गई थी। अब कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं वापस कमरे में आया, मोमबत्ती जलाई। दीवार पर मेरी परछाई नाच रही थी। बारिश की आवाज, हवा की सीटी और अंधेरे में अकेलापन, ये तीनों मिलकर बहुत भारी लग रहे थे। मैंने सोचा, या बेटे बेटे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो थोड़ी देर टहल कर आता हूँ। पास में ही एक चाय की दुकान है, वहाँ लोग मिल जाएंगे, गपशप भी होगी और समय भी कट जाएगा। मैंने फिर से रेनकोट पहना, टॉर्च ली, कमरा बंद किया और निकल गया। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था, पैर धंस रहे थे। रास्ते में जो भी घर थे सब में अंधेरा था, बिजली नहीं थी, इसलिए लोग जल्दी सो गए थे।
कुत्ते भी अंदर बैठे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं चाय की दुकान तक पहुंचा, पर वो भी बंद थी। दुकान के मालिक ने शटर डाल दिया था। लगता है बारिश की वजह से जल्दी बंद कर दिया। अब वापस लौटना था उसी रास्ते से, लेकिन मन किया थोड़ा लंबा रास्ता ले लो। जंगल के किनारे वाली पगडंडी से होकर जाता हूँ। उस रास्ते पर एक पुराना शिव मंदिर है। कभी कभी मैं वहाँ बैठ जाता था। हाँ, शांति मिलती थी। बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। अब रात के करीब 9:30 बजे होंगे। मैं पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था। दोनों तरफ घने पेड़, कहीं कहीं तो झाड़ियाँ। टॉर्च की रोशनी में सामने कीचड़ से भरा रास्ता दिख रहा था। बारिश की बूंदें अभी पत्तों पर गिर रही थी। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। मैं ठिठक गया, टॉर्च बंद कर दी, कान लगाकर सुनने लगा। कोई रो रहा था, हल्का हल्का, जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो और अब आवाज बैठ गई हो। रोने की आवाज आ रही थी मंदिर की तरफ से। मैंने सोचा शायद कोई साधु होगा या कोई भिखारी बारिश में भीग रहा होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने टॉर्च जलाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो देखा वहां कोई साधु नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने, सिर पर घूंघट डाले हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरी तरह गीले थे। वो रो रही थी, हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। उसके कंधे हिल रहे थे। मैं धीरे से करीब गया, टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उसने मुझे देखा और रोना बंद कर दिया। उसने घूंघट हटाया और मेरी तरफ देखा और मैं देखता रह गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। गोरी चमड़ी, बड़ी बड़ी काली आंखें, पतली नाक, होठ लाल। उम्र करीब 25-26 साल, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन था, जैसे कई दिनों से धूप ना मिली हो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी भरा था। वो आंसू बहुत असली लग रहे थे। मैंने पूछा, बहन जी आप यहाँ अकेली, इतनी रात को क्या हुआ? वो बोली, मेरा घर नदी के उस पार है। पति से झगड़ा हो गया, वो मुझे मारता है। मैं नाराज होकर चली आई। अब बारिश में फंस गई, डर लग रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, बंगाली लहजे में हिंदी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो बोल रही हो और उसकी आवाज चारों तरफ से वापस आ रही हो, जैसे कोई अंदर से खाली कमरे में बोल रहा हो। मैंने कहा, लेकिन नदी के उस पार तो घना जंगल है, वहाँ कोई गांव नहीं है। मैं यहाँ 2 साल से हूँ, मुझे पता है वहाँ कोई गांव नहीं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, है मेरा गांव है, आप नहीं जानते। वो जंगल के अंदर है, बहुत अंदर, इसलिए आपने शायद देखा नहीं होगा। उसके जवाब ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। कुछ गड़बड़ था, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत, उसकी बेबसी ने मेरा शक दूर कर दिया। मैंने कहा, चलिए मैं आपको मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको कोई वाहन मिल जाएगा, आप सुबह तक कहीं ठहर जाइए। वो धीरे से उठी। उसने सिर से घूंघट पूरा हटाया। उसके लंबे काले बाल कंधे पर लहरा रहे थे। बाल इतने लंबे कि कमर तक जाते होंगे और बहुत घने। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि मैं उसे देखता ही रह गया।
वो मेरी तरफ बढ़ी। चलते वक्त उसके पैरों से जरा सा भी आवाज नहीं आया। कीचड़ में भी उसके पैरों के निशान नहीं बने। मैंने गौर किया, मेरे पैर कीचड़ में धंस रहे थे। हर कदम पर चप चप की आवाज आ रही थी। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं। मैंने सोचा, हाँ शायद बहुत हल्की है, इसलिए निशान नहीं बन रहे हैं, या शायद पत्थर वाली जगह पर चल रही है। हम चलने लगे। वो मेरे बगल में चल रही थी। उससे बहुत अजीब सी खुशबू आ रही थी, चमेली की खुशबू, लेकिन बासी, जैसा कोई फूल कई दिन पुराना हो गया हो और सड़ने लगा हो। वो खुशबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने मुंह पर रुमाल रख लिया। रास्ते में मैंने उससे बात करने की कोशिश की, घबराहट दूर करने के लिए। आपका आपका नाम क्या है? मालती, उसने कहा। मालती जी, आपके पति क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं, मजदूरी। कितने दिन हुए शादी हुए? वो चुप हो गई, फिर बोली, 3 साल। क्या आपके बच्चे हैं? वो फिर चुप हुई। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो रुक गई, सिसकियां लेने लगी। था, एक बच्चा था, बेटा था, पर मर गया। 1 साल का था, बुखार से मर गया। डॉक्टर ही नहीं मिला। मुझे उस पर बहुत तरस आया। इतनी छोटी उम्र में इतना दर्द। पति मारता है, बच्चा मर गया, बेचारी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ की मूर्ति को छू लिया हो। बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान अजीब थी, उसमें दर्द था, लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। हम फिर चलने लगे। हम जंगल के किनारे किनारे चल रहे थे। बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। बादल छट गए थे और आसमान से चांद निकल आया था, पूरा चांद। आज पूर्णिमा थी। चांद इतना तेज था कि टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। चांदनी रात में उसे देखना और भी अजीब लग रहा था। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमक रही थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती में कुछ भयानक भी था। तभी मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। चांदनी रात में सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने देखा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो जमीन से करीब 2 इंच ऊपर तैर रही थी। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद मुझे धोखा हो रहा है। फिर से देखा, नहीं, वो तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे खाली जगह थी, वहां से कीचड़ दिख रहा था। उसके पैर उस कीचड़ को छू ही नहीं रहे थे। मैं चौंक कर रुक गया। मेरे पैर कांपने लगे, मुंह सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भी रुक कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। क्या हुआ? उसने पूछा, उसकी आवाज में वही मिठास। मैं हकलाया, आप आप आपके पैर वो जमीन पर नहीं है। वो चुप रही, कुछ देर मुझे देखती रही, फिर उसके होंठ फैलने लगे, धीरे धीरे, एक अजीब सी मुस्कान। वो मुस्कान इतनी फैली कि उसके होंठ कानों तक जा पहुंचे, जैसे किसी जोकर के होंठ। और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके दांत नुकीले थे, बहुत नुकीले।
जैसे जानवर के होते हैं, हर दांत तेज। पेना और उसके मुंह में एक कालापन था, जैसे कोई गड्ढा। देख लिया तूने, उसने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब मीठी आवाज नहीं रही। अब वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो कर्कश थी, भारी थी और गहरी थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत 100 साल के कुएं से बोल रही हो। वो आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पीछे हटा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उसकी सफेद साड़ी फड़फड़ा रही थी हवा के बिना। उसके पैर अब और ऊपर उड़ गए थे। वो जमीन से करीब 1 फुट ऊपर थी। तू मुझे देख सकता है, तू मुझसे बात कर सकता है, तूने मुझे छुआ, अब तू मेरा होगा, तू मेरा पति बनेगा, तू मेरे साथ चलेगा। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर से मेरा गला बैठ गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। वो हाथ, उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, हद से भी लंबी। नाखून भी लंबे और काले थे। मैंने जोर से चीख लगाई, नहीं, और मैं भागने लगा। जितनी तेज दौड़ सकता था भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी हंसी मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो हंसी तेज, भयानक, पागल कर देने वाली। वो हंसी जैसे किसी को मौत के घाट उतारते वक्त आती है। वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे दिमाग में, मेरी रूह में। मैं भाग रहा था। कहाँ भाग रहा हूँ पता नहीं। रास्ता भूल गया, जंगल में घुस गया। लताएं, कांटे, कीचड़, पत्थर, कुछ नहीं देखा, बस भागता रहा। मेरे कपड़े फट गए, शरीर पर खरोंचें आ गई। खून बह रहा था, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। डर इतना था कि दर्द मर गया था। उसकी हंसी अब भी आ रही थी, कभी दूर से, कभी पास से, कभी बाएं से तो कभी दाएं से, चारों तरफ से। वो हंसी हर जगह थी, पेड़ों में, पत्तों में और हवा में भी। मैं दौड़ता रहा, सांस फूल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन रुका नहीं। तभी अचानक मैं एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया। मेरे सिर में जोर से चोट लगी, खून बहने लगा। गरम गरम खून मेरे मुंह में आ गया। मैं करवट बदलकर उठने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। अब उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। वही सफेद साड़ी, लेकिन अब वो साड़ी फटी हुई थी, कीचड़ से सनी। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, खोपड़ी दिख रही थी। सड़ी गली त्वचा के टुकड़े लटक रहे थे। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। उन गड्ढों से कीड़े निकल रहे थे और खून रिस रहा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, उन पर मांस के टुकड़े लगे थे और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। उसके हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी और कुछ उंगलियां गायब थी। उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। वो बदबू मुर्दे की, सड़न की, इतनी तेज कि मेरी आंखों से पानी निकल गया। मैं उल्टी करने लगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वो बुदबुदा रही थी, वही शब्द बार बार। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके टूटे हाथ मेरी तरफ आ रहे थे।
मैंने आंखें बंद कर ली। सोचा, अब मैं अब मैं मरा। अब ये मुझे ले जाएगी। अब सब खत्म, सब खत्म। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ, जैसे ढोल बजा हो, और फिर सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। वो गायब थी। मैंने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, बस पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। मैं कांप रहा था। सिर से खून बह रहा था। पूरा शरीर दर्द से कहरा रहा था। मैं किसी तरह उठा। चारों तरफ अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं बस भटकता रहा। कब तक भटकता रहा पता नहीं। मैंने होश खो दिया। अगली सुबह मैंने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। सफेद चादर, दवाइयों की बदबू, आईवी ड्रिप लगी हुई, मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। गांव वालों ने बताया वह सुबह जंगल में लकड़ी लेने गए थे तो मुझे बेहोश पड़ा देखा। मेरे सिर पर गहरी चोट थी। खून बह रहा था। मुझे तुरंत अस्पताल लाए। डॉक्टर ने बताया मेरा बुखार 105 डिग्री था। 3 दिन तक बेहोश रहा। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने गांव वालों को सब बताया। वो सब चुप हो गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। एक दूसरे को देखने लगे। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, विधानदा, जिनकी उम्र करीब 80 साल थी, वो बोले, तू पेट नहीं देख लिया है रे बाबू। तू बच गया। बहुत किस्मत वाला है। वरना जो उसे देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। कभी नहीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो? मालती कौन थी? विधानदा ने बताना शुरू किया। उनकी आवाज भारी थी, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रहे हो। 25 साल पहले की बात है। गांव में एक औरत थी, मालती। बहुत खूबसूरत, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें। उसकी शादी हुई गांव के ही एक लड़के से, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसका पति मर गया। तेज बुखार से मर गया। मालती विधवा हो गई। विदांदा ने आगे बताया, गांव वाले उसे अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। कहते थे ये अपने पति को खा गई, ये मंगली है। कोई उससे बात नहीं करता था। उसे अकेला छोड़ दिया। वो अकेली रहती थी, एक छोटी सी झोपड़ी में। खुद खाना बनाती, खुद कपड़े धोती। कोई उसके पास नहीं जाता था। विदांदा की आंखें नम हो गई। वो बोले, एक दिन वो नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई। उसका पैर फिसला और वह डूब गई। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, फूली हुई, सड़ी हुई। उसके मुंह में कीचड़ भरा था। आंखें खुली हुई थी, जैसे कोई देख रहा हो। विधानदा ने मेरी तरफ देखा। कहते हैं जो औरत अधूरी इच्छाओं के साथ मरती है वो पेटनी बनती है। उसे न शांति मिलती है ना मोक्ष। वो लौट कर आती है इसी दुनिया में। औरतों को नहीं छेड़ती, सिर्फ मर्दों को। सिर्फ उन मर्दों को जो अकेले होते हैं, जो उस पर दया दिखाते हैं, जो उसे छू लेते हैं। मैंने पूछा, क्या उससे पहले भी उसे किसी ने देखा था? विधानदा ने सिर हिलाया। हाँ, पिछले 25 साल में 7 आदमी उसे देख चुके हैं। उनमें से 5 पागल हो गए। वो अभी पागल खाने में है। एक ने आत्महत्या कर ली, नदी में कूद गया। और वह तू है। विदांदा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू बच गया। शायद इसलिए कि तू पराया है, बाहर से आया है, या शायद इसलिए कि तूने उसके पैर देख लिए और भाग गया।
वरना वरना तू भी उन्हीं में शामिल होता। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं क्वार्टर वापस आ गया। डॉक्टर ने कहा था आराम करो, दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। रात को नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंखें बंद करता वो सामने आ जाती। वो चेहरा, पहले खूबसूरत फिर विकराल। वो हंसी, वो आवाज, वो बदबू। कोई भी आवाज, हवा का झोंका, पत्तों की सरसराहट, दरवाजे की चरमराहट, सब उसकी याद दिलाते। मैं चौंक कर उठ जाता, पसीने से तरबदर। दिल तेज धड़कने लगता था। दिन में भी डर लगता था, उजाले में भी। मैंने कमरे से ही बाहर निकलना बंद कर दिया। खाना भी नहीं खाता था, सिर्फ पानी पीता और घूरता रहता दीवार को। गांव वाले आते, समझाते, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनता था। एक हफ्ते बाद मैंने फैसला किया, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। ये गांव, ये क्वार्टर, ये जंगल, सब छोड़कर भागना होगा। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, सामान पैक किया। आखिरी रात थी, सुबह ट्रेन पकड़नी थी, दिल्ली जाना था, वापस अपने शहर। रात के करीब 10 बजे थे। मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। कमरा खाली हो चुका था, बस एक कुर्सी और मेज बची थी। लाइट जल रही थी, बाहर हवा चल रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत मीठी। मेरे पैर जम गए। वही आवाज थी, वही मीठी आवाज जो उस रात मंदिर में सुनी थी। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, खिड़की बंद थी, दरवाजा भी बंद था। मैंने सोचा, भ्रम है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा था पीटीएसडी हो सकता है। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की खोली। बाहर से हवा आई, ठंडी हवा। और फिर आवाज, विकास मुझे अकेला छोड़ रहा है। इस बार आवाज पीछे से आई। मैं तेजी से घूमा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में, लंबे बाल। वो परछाई दीवार पर खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटा। परछाई मेरी तरफ बढ़ी, दीवार पर, धीरे धीरे। फिर वो परछाई दीवार से अलग हुई और सामने आ गई। वो थी मालती, उसी सफेद साड़ी में, उसी खूबसूरत चेहरे के साथ। कोई विकराल रूप नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली रात थी, खूबसूरत, मासूम, उदास। लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वो आंसू, वो पानी नहीं था, वो खून था, लाल लाल खून। तू जा रहा है? उसने पूछा। आवाज में बहुत दर्द था। मैं कुछ बोल नहीं सका, डर के मारे मेरा गला सूख गया था। तू मुझे अकेला छोड़ रहा है? उसने फिर पूछा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कौन है? क्या चाहती है मुझसे? वो जोर से हंसी। वही हंसी। फिर बोली, मैं कौन हूं? मैं हूं मालती, वही मालती जिसे गांव वालों ने ठुकरा दिया, जिसे उसके पति ने मारा, जिसका बच्चा मर गया, जो अकेली मरी नदी में डूबकर। कोई नहीं आया बचाने, कोई नहीं रोया, कोई नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। मैं मर गई, लेकिन मेरी इच्छाएं नहीं मरी, मेरा दर्द नहीं मरा, मेरा अकेलापन नहीं मरा। मैं चाहती थी
कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। सालों बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ी। तू आया, तूने बात की, तूने मुझे समझा, तूने मुझे छुआ, तूने मेरे दर्द को महसूस किया। 25 साल में पहला आदमी जिसने मुझ पर दया की। वो करीब आई। तो अब तू मेरा होगा, अभी नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मैं इंतजार करूंगी, मैं तेरे पीछे आऊंगी, जहां तू जाएगा मैं वहां रहूंगी, तेरे सपनों में, तेरे ख्यालों में, तेरी सांसों में। तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे गाल को छुआ, बर्फ जैसी ठंड। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। मैं फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं दिल्ली के लिए निकल गया। अब 3 साल बीत गए। मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटे से फ्लैट में, अकेला। नौकरी छोड़ दी, शादी नहीं की, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, दुनिया से कटा हुआ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, वो है मेरे साथ। हर चांदनी रात में जब हवा चलती है तो मुझे उसकी सफ़ेद साड़ी दिखती है। खिड़की के पार वो खड़ी रहती है, मुझे देखती है, मुस्कुराती है। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो वो आती है मेरे सपनों में, उसी खूबसूरत रूप में। वो मुझसे बात करती है, बताती है अपने दर्द के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में। मैं सुनता हूँ चुपचाप। हर सुबह जब मैं आईने में देखता हूँ तो कभी कभी उसका चेहरा दिख जाता है। मेरे चेहरे की जगह वो मुझे घूरती है और फिर गायब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं सिजोफ्रेनिया, PTSD, मतिभ्रम और भी बहुत कुछ, और कहते हैं दवा खा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ वो असली है। वो मेरे अंदर बस गई है, मेरे खून में, मेरी रूह में। उस रात उसने कहा था तू मेरा होगा, मैं अब उसका हूँ। आज फिर चांदनी रात है, खिड़की के बाहर वो खड़ी है। आज वो मुस्कुरा रही है, पहली बार खुश लग रही है। वो मुझे इशारा कर रही है आने का। मैं जानता हूँ आज वो मुझे ले जाएगी और मैं जाऊंगा, क्योंकि भागना बेकार है। पेटनी का शिकार हो चुका आदमी कभी बच नहीं सकता। वो तुम्हारे पीछे आती है जन्मों जन्मों तक। बस इतना कहूँगा, अगर कभी रात में सुनसान जगह पर कोई खूबसूरत औरत सफ़ेद साड़ी में मिले, उसकी मदद मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत। और हाँ, उसके पैर जरूर देखना। अगर पैर जमीन पर ना हो तो भाग जाना, बहुत तेज भाग जाना, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो है पेटनी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपको पेटनी के बारे में पहले से ही पता था या अभी पता चला? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल स्कैरी फ्रॉम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।